हेलो स्टूडेंट। कल अपन ने क्या पढ़ लिया था? कल अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करी थी, जिसमें अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है और चार्ज कैसे अपन चार्ज को प्रोड्यूस करते हैं। कोई भी स्टैटिक चार्ज होता है, उस स्टैटिक चार्ज पे जिस ब्रांच की स्टडी करी जाती है उसको अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा अपन ने चार्ज प्रोड्यूस करने के मेथड पढ़े थे। एक होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ये पढ़ लिया था। एक बताया था मैंने कंडक्शन, ये आगे पढ़ेंगे। एक होता है इंडक्शन, ये भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसके बाद में पढ़ा था अपन ने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में बेसिक एक बार ओवरव्यू करा देता हूं तुमको। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में क्या क्या पढ़ा था? एक तो जो इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के एक्सपोर्ट इंपोर्ट से प्रोड्यूस होता है, बताया था ये। जिसमें इलेक्ट्रॉन जिस बॉडी से जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसमें मास की कमी होती है, वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होती है। जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी होती है, उसका मास इंक्रीज होता है। सेकेंडरी लाइक चार्ज, लाइक चार्ज क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं? अनलाइक चार्ज क्या करते हैं? अट्रैक्शन करते हैं, ये भी बताया था। थर्ड क्वांटाइजेशन होता है, चार्ज क्वांटाइजेशन, इसका मतलब Q इक्वल्स टू कितना होता है यहाँ पर? N होता है। ठीक है। तीसरा फोर्थ पॉइंट, चार्ज इनवेरिएंट होता है। इनवेरिएंट का मतलब बताया था सेम प्लेस पे सेम वैल्यू रहती है चार्ज की, सेम प्लेस पे सेम वैल्यू रहती है। ठीक है। इसके बाद में चार्ज एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, इसको अपन एल्जेब्रिक सम से ऐड कर सकते हैं। एल्जेब्रिक सम से क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद अपन ने एक और चीज पढ़ी थी चार्ज के बारे में, क्या? चार्ज कंजर्वेटिव होता है। चार्ज क्या होता है? कंजर्वेटिव होता है, ये भी पढ़ा था। चार्ज ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है। एक एग्जांपल बताया था, E प्लस E माइनस, और ये क्या बनाता है? गामा रे। इनपे भी चार्ज जीरो होता है और गामा रे भी तुम्हारी क्या होती है? न्यूट्रल होती है। ठीक है। और इसके बाद में चार्ज की यूनिट्स क्या होती है? चार्ज की यूनिट होती है कूलम, एसआई यूनिट। सेकेंड सीजीएस यूनिट होती है एएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और एफपीएस यूनिट होती है इसकी फेराडे। ठीक है। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या होता है? F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में कितना होता है? आर स्क्वायर। यहाँ पर K की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एक और वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम्ब स्क्वायर। ये अपन ने पढ़ लिया था। एक नई चीज पता चली थी, एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं अपन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। और इसकी वैल्यू होती है कितनी? इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12। यूनिट के की जस्ट रिवर्स होती है, सी स्क्वायर अपॉन में न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर, ये स्क्वायर होता है। ये अपन ने अब तक क्या कर लिया था? डिस्कस कर लिया था। ठीक है ना। इसके बाद में अपन अब स्टडी करते हैं किसकी? विल बी द वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्ब्स लॉ, कि वेक्टर फॉर्म कैसे, कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म कैसे होगा। ठीक है। तो क्या करेंगे अपन? ये अपन ने एक पॉइंट चार्ज लिया है, एक सिस्टम लिया है, एक्स वाई सिस्टम। ये अपना एक्स है और ये अपना वाई सिस्टम है यहां पर। ठीक है। उल्टा लिख दिया, एक मिनट को। ये अपना एक्स है और ये अपना वाई है। यहां पर अपन ने दो पॉइंट चार्ज लिए, एक Q1 लिया है और एक Q2 लिया है। तो अगर अपन ने तुमने उसमें पढ़ा हो कि इसका इससे पोजीशन वेक्टर कितना है? R1 है, इसका इससे पोजीशन वेक्टर कितना है? R2 है, दोनों के दोनों। तो ट्राइंगुलर लॉ तुमने पढ़ा होगा 11th के अंदर। अगर कोई भी दो साइड ट्राइंगल की साइड को रिप्रेजेंट कर रही हो, ए और बी दो वेक्टर लिए अपन ने, ठीक है, कोई भी दोस्त को रिप्रेजेंट कर रही हो, जो जो थर्ड साइड होगी ना, वो थर्ड साइड इसके रिजल्टेंट को क्या करेगी? रिप्रेजेंट करेगी। आर इक्वल टू क्या लिख दूंगा मैं यहां पर? ये होता है ए प्लस वेक्टर, आर यहां पर इसका रिजल्टेंट होगा। ठीक है। तो यहां पर भी अपन को ऐसा कर सकते हैं, अगर Q1 फोर्स इस पे लगाता है तो इसकी डायरेक्शन ऐसे रहेगी, और अगर Q2 इस पे फोर्स लगाता है तो इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे रहेगी। ठीक है। तो ये वेक्टर डायरेक्शन ऐसे है, यहां से इसकी डायरेक्शन ऐसे है। तो ये जो वेक्टर होगा ना इधर वाला, ये तुम्हारा रिजल्ट, यानी कि R1 जो होगा ना, ये रिजल्टेंट का काम करेगा। तो R1 की वैल्यू में क्या लिख दूंगा? R1 लिखूंगा मैं R2 प्लस
और यहां से उधर जाएगा तो R21, ये हो जाएगा तुम्हारे पास R2 प्लस R12। अगर मैं इसको इधर लेके जाता हूं तो मेरे पास R12 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, R1 माइनस का R2। ठीक है, तो Q2 फोर्स लगा रहा है Q1 पे, वो F12 है, और Q1 फोर्स लगा रहा है 2 पे, वो कितना अपना F21 है। तो बारी बारी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अपन आराम से। ठीक है, तो F12 क्या है तुम्हारा, F12 है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, मतलब Q1 पे फोर्स लग रहा है और लगा कौन रहा है Q2, और F21 क्या है, फोर्स ऑन Q2, Q2 पे फोर्स लग रहा है और ड्यू टू किसके थ्रू लग रहा है, वो Q1 के थ्रू लग रहा है। तो ये तो तुमको पता होना चाहिए कि कौन सा किस पे फोर्स लगा रहा है। तो F12 का मीनिंग क्या है और F21 का मीनिंग क्या है यहां पर। ठीक है, ना इसके बाद में देखो, ये देखो फ्रॉम ट्राइंगल स्लोप मैंने बताया था R1 इक्वल टू क्या लगा सकते हैं अपन, R12 प्लस R21। इसको मैं इसको इस तरफ भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, यहां पर मेरी जो R12 की वैल्यू आएगी वो क्या निकल कर आएगी, R1 माइनस का R2। ये अपन वैल्यू निकाल सकते हैं किसकी, R12 की। ठीक है, अब फोर्स निकाल लो Q1 Q2 के। फोर्स कैसे निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे कूलम्ब लॉ से, दो फोर्स की बात है तो K Q1 Q2 अपॉन में, और 1 2 की बात करें तो डिस्टेंस भी क्या आएगी अपने पास 1 2। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसीलिए अपन ने यहां पर इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया है कैप के थ्रू। और तुमको पता है ए कैप क्या होता है, ए कैप होता है अपना मोड ऑफ ए वेक्टर अपॉन में मोड ऑफ ए, ये चीज होती है। तो अगर मैं आर कैप को लिखना चाहूं तो आर कैप को मैं क्या लिख दूंगा इस फॉर्म में, आर कैप को लिखूंगा मैं R12 को, ये लिखूंगा मैं R12 वेक्टर अपॉन में R12, किसी का भी मोड R12 के में ही निकलता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये मैंने यहां लिख दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब बन जाएगा, और ऊपर क्या निकल के आ गया अपने पास R12। तो अपने पास और R12 की वैल्यू क्या थी, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। तो ये अपन ने F12 फोर्स निकाल लिया। ठीक है, अगर इसी की सिमिलरली अपन सोल्व नहीं करेंगे और सिमिलरली लिख दिया अपन ने कि F21 क्या होगा, भाई मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा बट डायरेक्शन क्या रहेगी दोनों के अपोजिट, एक में 1 से 2 जा रहे हैं, एक में 2 से 1 आ रहे हैं। तो देखो यहाँ पर R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, और ऊपर वाले में क्या था R1 माइनस का R2 था यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों इक्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूं कि मेरा F12 है वो इक्वल है किसके, माइनस ऑफ F21 के। जो मेरा F12 है फोर्स वो है माइनस का F21 के। अब ऐसा क्यों लिख रहा हूं, देखो मैग्नीट्यूड में दोनों आपस में बराबर है, ये मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर है बट डायरेक्शन में दोनों क्या है यहाँ पर अपोजिट है, डायरेक्शन में दोनों के दोनों क्या है अपोजिट है, इसलिए मैंने माइनस लगाया। अगर तुम मोड लगा सकते हो तो मोड में फिर ये माइनस हट जाएगा, तो दोनों की मैग्नीट्यूड आपस में क्या रहेंगे, फिर तुम्हारे बराबर रहेंगे। ठीक है, तो ये होता है अपना इसका मतलब क्या हो गया, क्या ये तुमने ये लॉ पहले कहीं पढ़ा है कि ये वाला कि F1 जो होता है वो माइनस ऑफ F2 के बराबर होता है, इक्वल होता है। तो ये होता है न्यूटन थर्ड्स लॉ। कौन सा लॉ होता है, ये न्यूटन का थर्ड लॉ होता है। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं अपन कि जो कूलम्ब्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स है ये न्यूटन के थर्ड लॉ की या न्यूटन के थर्ड लॉ पे बेस्ड होता है, उसको फॉलो करता है, ऐसा अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या स्टेटमेंट लिखेंगे इसके लिए, देखो मैंने कंक्लूजन बना दिए, देखो क्या कंक्लूजन है। पहला कंक्लूजन, कूलम्ब्स लॉ फॉलोज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ द मोशन, बता दिया मैंने, न्यूटन थर्ड लॉ को क्या करता है, ये फॉलो करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कूलम्ब्स लॉ इज ए इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि नीचे स्क्वायर आता है, आर का स्क्वायर आता है, इसलिए जिस भी लॉ में स्क्वायर आता है उसको स्क्वायर लॉ बोलते हैं अपन। नेक्स्ट है क्या है, इफ Q1 एंड Q2 आर सेम साइन मीन्स Q1 एंड Q2 ग्रेटर देन जीरो, द फोर्स ऑफ बिटवीन द चार्जेस इज द रिपल्सन एनर्जी। बहुत बार आया हुआ भी तुम्हारे आरबीसी बोर्ड में, पर दोनों ही क्या तुम्हारे सेम साइन के हैं। सेम साइन का मतलब ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, या फिर ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, तो पॉजिटिव 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 बनता है, नेगेटिव नेगेटिव भी पॉजिटिव बनता है। तो दोनों ही केस में वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, ध्यान रखना। और ग्रेटर देन जीरो होगी इसका मतलब फोर्स क्या लगेगा, भाई प्लस प्लस में क्या लगता है रिपल्सन, माइनस माइनस में क्या लगता है रिपल्सन। तो इस कंडीशन में फोर्स किस नेचर का होगा तुम्हारे, वो रिपल्सिव नेचर का होगा। अगर दोनों के साइन अपोजिट है, एक प्लस का है एक माइनस का है, इसका मतलब प्लस माइनस क्या होता है माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस में आएगा, माइनस में लेस देन जीरो के इक्वल होता है। और जब माइनस प्लस होता है तो कौन से नेचर का फोर्स होगा तुम्हारे, वो अट्रैक्शन नेचर का फोर्स होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, कूलम्ब्स लॉ
फॉल्स ओनली स्टेशनरी चार्जेस। कूलम्ब्स लो कहां काम करता है? ओनली स्टेशनरी चार्ज पे वर्क करता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा कूलम्ब्स लॉ ऑफ डायरेक्शन का कौन सा था? वेक्टर स्लोप था यहाँ पर। ठीक है नाउ, ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? एक चार्ज का पाथ को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं, उसी इमेजिनरी लाइंस को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। या फिर ऐसा आप बोल सकते हैं अपन कि चार्ज के पाथ को रिप्रेजेंट करने वाली लाइंस को अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलेंगे। ठीक है, तो ये मैं सिंपल सा बता दिया, द पाथ ऑफ द फ्री पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पाथ बताती है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, या सॉरी पॉजिटिव चार्ज का। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज एन इमेजिनरी, करो इमेजिनरी बनेगी, ध्यान रखना, एक बार बनेगी तो दिखेगी नहीं, इमेजिनरी बनती है सीधी सीधी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ द चार्जेस। किसको, किसके पाथ को रिप्रेजेंट करती है? पाथ ऑफ द चार्जेस को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहां से स्टार्ट होती है? पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और एंड कहां करती है? नेगेटिव चार्ज पे एंड करती है। ठीक है, एंड एंड एट द नेगेटिव चार्जेस। तो पॉजिटिव से ऑलवेज निकलती है और नेगेटिव पे क्या करती है? ये एंटर करती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ये लो जी, पॉजिटिव चार्ज के लिए मैंने फील्ड लाइंस बना दी है। पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा क्या होगी? आउटवर्ड लाइंस निकलेगी। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज के लिए हमेशा इनवर्ड, डायरेक्शन क्या रहेगी इसकी? इनवर्ड रहेगी नेगेटिव चार्ज के लिए। ठीक है, तो पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव पे क्या करती है? एंड करती है। लास्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज नॉर्मल, यानी कि 90 डिग्री, ऑलवेज नॉर्मल टू द चार्जेस कंडक्टर। जो भी तुम्हारा सरफेस होता है उससे ऑलवेज ये परपेंडिकुलर निकलती है। मतलब यहां से कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री। इसका मतलब किसी भी सरफेस से ऑलवेज परपेंडिकुलर ही क्या होती है? आउटवर्ड होती है, निकलती है यहां से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इसके बाद में ये मोस्ट, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, अगर जिससे तुमको दो तीन चीजें पता चलेंगी। देखो क्या, टेंजेंट ड्रॉन, कोई भी टेंजेंट ड्रॉ किया अपन ने किस पे? एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, किसी भी फील्ड लाइंस पे अपने, जैसे ये फील्ड लाइंस बन रही है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहां से चार्ज इस तरफ गया, यहां से इस तरफ गया, मतलब पॉजिटिव से निकला और एंट्री हुआ, और इस पर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं। ये लो कर दिया। टेंजेंट ड्रॉन एट द फील्ड रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करती है? द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो टेंजेंट होती है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? ये रिप्रेजेंट करेगी डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी। इसका मतलब अगर मैंने यहां टेंजेंट ड्रॉ करा है तो ये डायरेक्शन किसकी होगी? तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, वो पॉजिटिव टू क्या होता है? नेगेटिव होता है, क्योंकि भाई पॉजिटिव से निकल रही है और नेगेटिव पे एंटर कर रही है, तो जहां जहां टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो रिप्रेजेंट करेगी किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड को। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए लाइन ए ओपन कर्व, ये इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ए एन ओपन कर्व। ओपन कर्व मतलब खुला ओपन कर्व बनाती है। नाउ नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ए रिपल्सिव नेचर बिटवीन द लाइक चार्जेस। भाई सीधी सी बात है, दोनों तरफ भी पॉजिटिव पॉजिटिव है, यहां पर भी पॉजिटिव, यहां पर, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होता है, तो इसका मतलब इनकी जो फील्ड लाइंस होगी ना वो भी क्या करेगी? रिपेल ही करेगी यहां से, और रिपेल करेगी तो बीच में कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगा? तुम्हारा जीरो रहेगा। और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, जहां चार्ज जीरो होता है, उस पॉइंट को अपन कौन सा पॉइंट बोलते हैं? दैट विल बी न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन डेंसर, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होती है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैक्सिमम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? मैक्सिमम। और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेयर होती है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? तुम्हारा मिनिमम रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, और ये भी पिछले साल के पेपर में भी आया था इस साल में। ठीक है, तो बिकॉज इन दिस द स्टेशनर दैट द पॉइंट ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, जिस पॉइंट पर अगर इन पर बाय चांस कर देती है, मान लेते हैं कर दी, क्यों नहीं करती? देखो इसका रीजन है, ये रहा, according to which the direction of the electric field exists at that point which is not possible। जैसे मान लो ये अपन ने फील्ड लाइंस बनाई, एक फील्ड लाइंस ये बना दी मैंने पॉजिटिव टू नेगेटिव, और एक फील्ड लाइंस मैंने यू बना दी पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब सीधी सी बात है,
भाई टेंजेंट डाउन करो इस पे, ये कर दिया, इस पे भी टेंजेंट डाउन करो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका आएगा या इसका आएगा, दोनों का आ ही नहीं सकता, पॉसिबल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ओनली एक ही डायरेक्शन में लाई करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यहां पर इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर कितनी डायरेक्शन बन जाएगी, 2। बट ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ओनली सिंगल होती है, एक ही लाइन के थ्रू बनती है, बट अगर इंटरसेक्ट कर गई तो दो फील्ड लाइंस बन जाती है, और दो डायरेक्शन बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इसका मतलब वहां पर वो चीज पॉसिबल हो ही नहीं सकती है, और जो चीज पॉसिबल नहीं हो सकती है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करती है, नेवर इंटरसेक्ट। क्या करती है वो, नेवर इंटरसेक्ट, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, ये मैंने साफ साफ लेकर कहा है, ये नॉट पॉसिबल रहेगा, डायग्राम देख लेना, नॉट पॉसिबल रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, ठीक है, तो तुमको पता होना चाहिए पाथ ऑफ द चार्ज को रिप्रेजेंट करती है, इमेजनरी होती है, पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव चार्ज पे एंड करेगी, ऑलवेज परपेंडिकुलर निकलती है अपने सरफेस से, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगा, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, अगर कटेगी तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होगी जो कि पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, आती भी रहती है एग्जाम में, तो इस बार इनको पढ़ लेना यहाँ से, सिंपली यहाँ से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, देखो दो चार्ज के लिए अगर मेरे को कोई क्या बोलते हैं, दो चार्ज के बिटवीन मेरे को फोर्स फाइंड करना है, तो वो फोर्स मैं किस लॉ से फाइंड कर सकता हूं, वो दैट विल बी द कूलम्ब्स लॉ। भाई दो चार्ज दे रखे और दो चार्ज के बिटवीन मेरे को फोर्स फाइंड करना है, तो मैं सीधा सीधा कूलम्ब्स लॉ पे जाऊंगा। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, F इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, बट एन नंबर ऑफ चार्जेस आ गए, बहुत सारे चार्जेस आ गए, तो उन बहुत सारे चार्जेस को पे जो फोर्स फाइंड होगा वो अपन सुपरपोजिशन से फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर ये क्यू नोट है, ये तो अपना टेस्ट चार्ज है, ये अपना क्या है, टेस्ट चार्ज है, ठीक है। ये अपना Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ऐसे Q4 Q5 Q6 Q7 बहुत सारे, और एंड में मैं कहां पहुंच गया, Q1 पर पहुंच गया। इसका पोजीशन वेक्टर R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है, और ऐसे n वाले का क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है। Q1 इस पे फोर्स लगाएगा F01, Q2 इस पे फोर्स लगाएगा F02, Q3 से फोर्स लगाएगा F03, और Q1 इस पे फोर्स लगाएगा F09, अलग अलग फोर्स काउंट कर सकते हैं। तो इन दोनों का फोर्स क्या हो जाएगा, इन दोनों पे अपन कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हैं, Q1 और Q2 पे, फिर ऐसे ही Q2 और Q0 पे निकाल लेंगे, ऐसे Q3 Q0 पे निकाल लेंगे, ऐसे, और सबको क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो डिफाइन क्या करता है, डिफाइन कैसे करेंगे इसको, देखो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल व्हेन n नंबर ऑफ चार्जेस इंटरेक्टिंग विथ टेस्ट चार्ज, बहुत सारे जो n नंबर ऑफ चार्ज है वो अगर टेस्ट चार्ज से क्या कर रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो, तो देन द टोटल नेट फोर्स, जो उस पे टोटल नेट फोर्स होगा गिवन द चार्जेस इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ द डिफरेंट फोर्स एक्ट ऑन द चार्जेस। तो जो टोटल फोर्स होगा वो क्या होगा, वो टोटल फोर्स होगा उस टेस्ट चार्ज पे टोटल सम के इक्वल होगा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये हो गया। तो एफ नेट फोर्स होगा ना, नेट फोर्स वो एफ नॉट वन के इक्वल होगा, एफ नॉट टू के इक्वल होगा, और एफ नॉट थ्री के इक्वल होगा, और प्लस डोटे 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 कहां तक चले जाएंगे अपन, एफ नोट एन के लिए, ठीक है। तो अपने को बारी बारी से क्या निकालना है, एफ नोट वन निकालना है, फिर एफ नोट टू, फिर एफ नोट थ्री, फिर एफ वन निकालना है, ठीक है। तो ये अपन ने एफ नोट वन निकाला, के क्यू वन क्यू नोट दोनों के बीच में भाई एक तो क्यू वन है एक क्यू नोट है, डिस्टेंस कितनी है दोनों की, आर नोट वन है, क्या फोर्स हो जाएगा, के क्यू वन क्यू नोट अपॉन में आर नोट का स्क्वायर, और डायरेक्शन के लिए क्या लगा दिया अपन ने, आर के। ऐसे अपन ने क्या निकाल लिया, क्यू नोट और क्यू टू, तो बस ये सेम फोर्स आएगा, बस क्यू नोट क्यू टू आ जाएगा और आर नोट टू आ जाएगा। ऐसे क्यू थ्री के बीच में क्यू नोट क्यू थ्री आर नोट थ्री आर नोट के, ऐसे Q4 Q5 निकालते जाएंगे लास्ट में किसका निकाल लेंगे, Qn का। तो एफ क्यू एन क्यू नोट आर एन का स्क्वायर आर नोट एन कैप का स्क्वायर, ये निकाल दिया अपन ने यहां से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन सब ऐड कर लिया, वन वाला फोर्स, टू वाला, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव, फिर सिक्स, फिर सेवन, ऐसे एन तक ऐड कर लिया अपन ने, ठीक है। देखो क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से, के सब जगह से कॉमन आ रहा है, और क्यू नोट सब जगह से कॉमन आ रहा है, यहां से भी यहां से भी यहां से भी, तो उसको अपन ने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया।
तो ये अपन ने उसको कॉमन ले लिया बाहर, के और किसको, के क्यू नोट को क्या ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बच गया, क्यू वन अपॉन में आर वन नोट का स्क्वायर, क्यू टू बचेगा, फिर ऐसे क्यू थ्री बचेगा, ऐसे क्यू फोर बचेगा, ऐसे लास्ट में क्या बचेगा क्यू एन का स्क्वायर। अब इसको पूरे को सम करने के लिए अपन ने समेशन का यूज कर लिया। अब समेशन में क्या आ गया, क्यू अपॉन में आर, ढंग से देखो एक बार, ये देखो ये Q और R ये लिख दिया अपन ने यहाँ पर, ठीक है। यहां से मैंने कुछ नोटेशन दिए हैं, जो ऊपर 1 1 2 3 आ रहा था उसको मैंने I बोला है, और नीचे जो R नोट 1 था फिर R नोट 2 था, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है R I J से, यानी कि I की वैल्यू 0 है, J की वैल्यू 1 है, तो ये हो गया I की वैल्यू, ये हो गई अपने यहाँ से J I ले लिया इसको उल्टा, ठीक है। तो I J, तो यहाँ पर, और ये भी कितना हो जाएगा J I यहाँ से, तो I की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी 1 2 से, ये 1 2 3 4 5, और आई की वैल्यू कहां तक जाएगी बताओ, एन तक जाएगी। जे की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, जीरो से, ये जीरो, जे की वैल्यू जीरो से, कभी भी आई जे के इक्वल नहीं होगा, और के क्यू नोट तुम्हारा बाहर ही है, तो यहां पर तुमने इसको क्या कर दिया, एक समेशन फॉर्म में लिख दिया इस वाले फॉर्मूले को, ठीक है। तो टोटल सम ऑफ द चार्ज फोर्स होगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन बोला जाता है, ठीक है। यही तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ क्या होता है, सुपरपोजिशन होता है। नाउ नेक्स्ट स्टार्ट होता है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने तुमको पहले भी बता भी दिया था, क्या बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एरिया अराउंड द स्टैटिक चार्ज बताया था। क्या बताया था, एरिया अराउंड द स्टैटिक चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एक फोर्स डिफाइन करते हैं अपन, ये अपना एक चार्ज है जिसका एरिया है क्यू, क्यू स्टैटिक चार्ज है अपना, इसने अपना एरिया बना रखा है इतना यहाँ से, ठीक है। सपोज दैट यहां पर अगर एक चार्ज एंटर कर रहा है तो टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, तो क्या ये इस पे एक फोर्स अप्लाई करेगा, सीधी सी बात है फोर्स अप्लाई करेगा, तो वो फोर्स अट्रैक्शन नेचर का भी हो सकता है और वो फोर्स तुम्हारा रिपल्सन नेचर का भी होता है। अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव नेगेटिव है तो वो रिपेल कर जाएंगे, और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हुआ तो क्या कर जाएंगे, वो अट्रैक्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो इस पे ये फोर्स लगाएगा, तो अपन एक चीज डिफाइन कर सकते हैं कि जो फोर्स होगा वो अपना इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, तो फोर्स किस पे लगा रहा है, वो टेस्ट चार्ज पे, यानी कि जो बाहर से आ रहा है, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज को ही अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। ये फोर्स है किस पे लगाया है, क्यू नोट पे, एफ क्या तुम्हारा, एफ तुम्हारा इलेक्ट्रिक फोर्स, एफ तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक, ठीक है। यहां से अपन इसकी काफी सारी चीजें निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डेफिनेशन हो गई, एरिया अराउंड द स्टैटिक चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड, और फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहां से अपन निकाल सकते हैं कि अपना क्या बोलते हैं, ई की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, एफ अपॉन में क्यू नोट, ठीक है। यहां से अपन निकाल सकते हैं इसकी यूनिट, क्या आएगी यूनिट, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, अपॉन में चार्ज यूनिट कूलम होती है। एक और यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, ये अपन थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे वोल्ट पर मीटर कहां से आता है, और अभी से याद रखना न्यूटन पर कूलम भी होती है इसकी यूनिट, और वोल्ट पर मीटर भी होती है यहां से, ठीक है। इसकी डायमेंशन वगैरह निकालो, E इक्वल टू न्यूटन पर कूलम होता है, न्यूटन की डायमेंशन कल बताई थी मैंने, m1 l1 t माइनस का 2, यही होती है, अपॉन में चार्ज की क्या होती है, a1 t1, यहां से सोल्व कर लो इसको, m1 l1 और t ऊपर जाएगा तो t माइनस का 3 हो जाएगा, a माइनस का 1, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, डायमेंशन होती है, ठीक है। डायमेंशन तुमको निकालनी आनी चाहिए फॉर्मूले से, 11th में तुमने डायमेंशन पढ़ी होगी, 2 5 10 डायमेंशन है, वो तुमको पता होनी चाहिए, और वो पता होने के साथ साथ तुमको, ठीक है। इसका वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टू क्या होती है, नेगेटिव होती है, ध्यान रखना। अभी बताया था अपन ने, टेंजेंट ड्रॉन करी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे, तो वो किसको रिप्रेजेंट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी होती है, दैट विल बी वेक्टर क्वांटिटी,
इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ओवरव्यू था। इलेक्ट्रिक फोर्स यहां से निकाल सकते हैं अपन, E इक्वल टू क्या होता है? एफ अपॉन में क्यू नॉट। अगर मैं क्यू को उधर भेज दूं तो एफ की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारे पास? क्यू नॉट ई। यही तुम्हारा क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। तो कोई भी तुमसे इलेक्ट्रिक फोर्स पूछ ले किसी भी पार्टिकल पे तो कितना होगा? एफ इक्वल टू क्यू नॉट ई होता है। ठीक है। अगर तो कोई डिफाइन करने के लिए बोल दे तो डिफाइन डिफाइन कैसे करोगे इलेक्ट्रिक फोर्स को? ये कोई स्टेज चार्ज था, यहां से एंटर करा, तो ये तेज चार्ज के थ्रू कितना फोर्स फील करेगा? एक फोर्स फील करेगा, उसी फोर्स को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक। और ये कितना अप्लाई कर सकता है? वो होता है अपना कितना? क्यू नॉट ई। इतना फोर्स अप्लाई कर सकता है यहां पर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद में एक डेरिवेशन आती है छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्या क्या होता है देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आती है? ठीक है। तो अपन ने क्या लिया? एक क्यू चार्ज लिया, इसके एरिया में एक आर डिस्टेंस पर एक टेस्ट चार्ज लिया क्यू नॉट। इसके बिटवीन जो फोर्स लग रहा है वो कूलम्ब फोर्स कितना है? अपना एफ। इस पे ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा, कितना फील्ड लाइंस आएगी, क्या कितना इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आएगी, वो कैलकुलेट करनी है अपने को। तो दोनों की तो वी नो दैट, हम जानते हैं क्या कि अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला होता है वो एफ अपॉन में कितना होता है? क्यू नॉट होता है। पढ़ रखा है। तो क्यू नॉट तो चार्ज है, क्या चाहिए अपने को? अपने को चाहिए फोर्स की वैल्यू। तो फोर्स कैसे निकालेंगे भाई? दो चार्ज है, दो चार्ज के बिटवीन फोर्स कैसे निकलेगा? वो निकलेगा फोर्स बिटवीन क्यू एंड क्यू नॉट। और वो किससे निकलेगा? वो निकलेगा तुम्हारा कूलम्ब फोर्स से। वो होगा एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर। यही होता है। ठीक है। तो यहां से इसमें कैसे करूंगा? के क्यू की जगह क्यू नो मैंने क्यू, और क्यू टू की जगह क्या आ जाएगा? क्यू नॉट अपॉन में कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर। और डायरेक्शन के लिए क्या लगा सकते हैं अपन? आर कैप। तो इसी फोर्स की वैल्यू को उठाकर कहां पुट करना अपने को? इस वाली वैल्यू में। तो करो कितना आ जाएगा? ठीक है। तो E इक्वल टू क्या होता है? एफ की वैल्यू के क्यू क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ रहा है? क्यू नॉट आ रहा है, तो क्यू नॉट रख दो नीचे। ये अपन ने क्यू नॉट रख दिया। ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ? के क्यू क्यू नॉट अपॉन में क्यू नॉट आर का स्क्वायर, और आर के क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो गया? कैंसिल। तो बचा क्या तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए बचा E इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। यही तुम्हारी फील्ड लाइन पॉइंट चार्ज के लिए क्या होती है? इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक। किसकी इंटेंसिटी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है यहाँ पर। ठीक है। तो ये एक पॉइंट चार्ज के लिए क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर होती है यहाँ पर। ठीक है। और एक बार मैं नोट्स में भी दिखा देता हूँ इनको। एरिया अराउंड द स्टैटिक चार्ज is called electric field। बता ही दिया। area surrounded by the static charge where it feels force of attraction or repulsion is called the electric force। इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर वो एक अट्रैक्शन फोर्स फील कर सकता है और जहां पर वो रिपल्सिव फोर्स फील कर सकता है। ठीक है। इसके बाद में द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज नहीं आएगा यहाँ पर, फील्ड आएगा। द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इज रिप्रेजेंटेड बाय, किससे रिप्रेजेंट करेगी इसको? ई वेक्टर से। और फॉर्मूला क्या रहेगा इसका? एफ अपॉन में कितना हो जाएगा? क्यू नॉट हो जाएगा। यहाँ से इसकी यूनिट वगैरह निकाल ली, न्यूटन पर कूलम्ब, या फिर मैंने और भी बोला था वोल्ट पर मीटर, दोनों ही याद रखनी तुमको यहाँ से। ठीक है। इसके बाद
डायमेंशन निकाली हुई तुम लोगों ने, m1 l1 t माइनस 3 a1 वेक्टर क्वांटिटी होती है और डायरेक्शन कहाँ होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव उसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, वही सेम चीज क्यू नोट लिया, क्यू लिया, ये फोर्स निकाल लिया, ये फॉर्मूला कितना आ गया, एफ अपॉन में क्यू नोट आ गया, फिर अपन ने वैल्यू पुट कर दी, क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो गया, तो क्या निकल गया अपन ने पर के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर आर कैप। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, बहुत जगह काम आएगा आगे। एक पॉइंट चार्ज के लिए इंटेंसिटी कितनी होती है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ध्यान रखना इसका, कितनी होती है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, देखो ग्राफ बनाया है अपन ने दो, एक ग्राफ बना है ई में और आर में। अपने को पता है के क्यू क्या होता है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इक्वल टू ई। इक्वल टू ई। ठीक है, तो ई और आर क्या है तुम्हारे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ई में आर में कर्व कैसा बन गया है। अगर ई में और 1/r में पूछ ले तो 1/r, देखो अगर मैं के क्यू को हटा दू यहां से तो ई प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, यानी डायरेक्टली सीधा सीधा क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, तो उसके लिए ग्राफ कैसा आएगा तुम्हारा, स्ट्रेट लाइन आएगा यहां से। ठीक है, नाउ डन। नाउ नेक्स्ट छोटा सा न्यूमेरिकल है, देखो 2 पॉइंट चार्जेस, एक 9e है, 9 एक यहाँ पर 9e है, ये 9e रख दिया, और एक e है, e r रख दिया। ठीक है, फिक्स्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ द 16 सेंटीमीटर, दोनों को कितने सेंटीमीटर पे रखा गया है, 16 सेंटीमीटर पे रखा गया है। वेयर शोड थर्ड पॉइंट चार्ज q बी प्लेस्ड सो दैट इट मे बी इक्विलिब्रियम, तो ये कह रहा है कि एक थर्ड चार्ज है वो q है, कितना रखना है, q, वो अपन कहां रखे ताकि ये दोनों चार्ज सारा का पूरा सिस्टम किसके अंदर आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए, किसके अंदर आ जाए, इक्विलिब्रियम में। यही अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो इवेंचुअली कर सकते हैं अपन। ठीक है, देखो अलग से करके दिखाता हूं मैं, देखो क्या बोल रहा है वो, एक 9e चार्ज है और एक e चार्ज है, दोनों की डिस्टेंस कितनी है, 16 सेंटीमीटर। एक चार्ज रख दिया अपन ने यहाँ पर, क्यों, वो ये बोल रहा है कि कहां रखे ताकि वो इक्विलिब्रियम है, और ये इससे मैं x डिस्टेंस पर ले रहा हूं। अगर ये x है तो यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताओ, 16 माइनस एक्स। सही बात है, बट टोटल 16 है, आधी अपन ने x मान ली, तो ये कितने पर बचेगा, 16 माइनस एक्स पे बचेगा। ठीक है, अब इन दोनों का फोर्स कितना आएगा, इन दोनों का फोर्स आएगा F इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू। भाई दो चार्ज हो गए ना, तो दो चार्ज में फोर्स किसके निकालते हैं, कूलम्ब लॉ से, तो के क्यू क्यू पहला चार्ज कितना 9 ही, क्यू टू कितना है क्यू, अपॉन में डिस्टेंस कितनी है इसकी एक्स का स्क्वायर, तो आर की जगह क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर। ये मैंने F1 निकाल दिया। फिर इन दोनों के बिटवीन का फोर्स निकालना है, इन दोनों का फोर्स कैसे आएगा, तो इन दोनों का फोर्स निकल के आएगा अपना F2, और F2 आएगा मेरा K, Q कितना अपना E, Q2 कितना अपना Q, अपॉन में डिस्टेंस कितनी है 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये अपनी डिस्टेंस हो गई। दोनों ही इक्विलिब्रियम में लाना है, तो एक इक्विलिब्रियम तुमको पता है, इक्विलिब्रियम कब आते हैं, जब फोर्सेज इक्वल होते हैं, तो F1 इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, F2 के। अगर दोनों इक्वल है तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम में लेके आना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम में आएंगे, तो कैसे लेके आओगे, दोनों को इक्वल किया, फोर्स F1 की वैल्यू कितनी है K 9e Q अपॉन में एक्स का स्क्वायर इक्वल टू K E Q अपॉन में 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये लो जी, K से K कैंसिल हो गया, E से E कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या बचेगा, अपने पास बचेगा 9 अपॉन में एक्स का स्क्वायर, ये बचेगा इक्वल टू, इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा, इधर तो बचा ही नहीं कुछ, तो 1 अपॉन में 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये ऐसे कर लिया। ठीक है, इसको अपन कुछ और तरीके से भी लिख सकते हैं,
इसको मैं 3 अपॉन में एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9 एक्स का, इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां पर बचेगा अपने पास, यहां बचेगा अपने पास 3 बाई एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में 16 माइनस एक्स। ठीक, दोनों को क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा अपना यहां से 48 माइनस 3x, पहले 60 को फिर माइनस इक्वल टू में x है, इसको मैं उस तरफ लेके जाऊंगा, मेरे पास 48 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस का कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, इसको ऐड करो, कितना आ जाएगा 48 इक्वल टू 4x, और x की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आएगी 48 डिवाइडेड बाय 4। कट करो इसको, कितना आएगा, ये आएगा तुम्हारे पास 12, x इक्वल टू 12, यानी कि जो 9e है उससे तो 12 सेंटीमीटर पे रखना पड़ेगा, और जो e से है 16 में से 12 लेस कर दो, वो 4 सेंटीमीटर लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी तुम्हारी यहां से। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 12 सेंटीमीटर, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऐसे। नाउ डन। ठीक है, इसके बाद एक और न्यूमेरिकल है, अच्छा न्यूमेरिकल है, आता भी है तुम्हारे एग्जाम में काफी। 4 इक्वल चार्जेस ऑफ वैल्यू क्यू, 4 इक्वल चार्जेस की क्यू वैल्यू है, आर लोकेटेड 4 कॉर्नर्स ऑफ द साइड ए, एक स्क्वायर है उसके साइड कॉर्नर पे रखे हुए, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन ईच चार्जेस ऑन द रिमेनिंग चार्जेस। एक ऐसा कुछ क्यूब रखा हुआ है, यहां पर भी क्यू 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 है, कोई भी 3 चार्जेस की वजह से एक चार्ज पे क्या निकालना है अपने को, फोर्स निकालना है। ठीक है, ये तो निकाल रखा है, तुमको डायग्राम ढंग से दिख पा रहा होगा, एक बार आउटलाइनिंग कर देता हूं। ये अपना क्यूब है और ये इसका डायगोनल है, यहां पर भी प्लस क्यू है, यहां पर भी प्लस क्यू है, यहां पर भी प्लस क्यू है, और यहां पर भी प्लस क्यू। ये 4 चार्जेस अपन ने कर दिए हैं। ठीक है, अब इस पे फोर्स निकाल रहे हैं अपन, ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे भी फोर्स लगाएगा, ये इस पे भी फोर्स लगाएगा। तो जब मैं इसका ए बी का, यानी कि ये ए पॉइंट है, ये अपना बी पॉइंट है, ये अपना सी पॉइंट है, और ये अपना डी पॉइंट है, तो मैं ए बी पे कितना फोर्स लगाएगा, तो ए बी पे कितना फोर्स लगाएगा, भाई बिटवीन डिस्टेंस ए है तो क्या हो जाएगा के, यहां पर भी क्यू है, यहां पर भी क्यू है, तो कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। ये अपना एफ ए डी है स्क्वायर, ये स्क्वायर में आ गया। ठीक है, एफ सी है, इस पे कितना फोर्स लगाएगा, यहां से लेकर यहां तक, इसकी भी डिस्टेंस ए है, तो सिमिलर फोर्स काम करेगा, कितना हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। ये लो जी, दोनों फोर्स निकाल लिए, इसका मतलब ये दोनों फोर्स एक दूसरे के क्या है इक्विवेलेंट आ गए। ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा, ये वाला इस पे कितना फोर्स लगाएगा, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर, बट डिस्टेंस क्या आएगी, डिस्टेंस इसका डायगोनल आएगा, और स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है √2a का होल स्क्वायर। ये फोर्स निकल के आएगा कितना के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a का स्क्वायर। ये अपना फोर्स निकल के आएगा तीनों का, बस तीनों को क्या करना है अपने को। ठीक है, तो यहां पर अपन ने तीनों का रिजल्टेंट निकाल लिया पर, तो एक का रिजल्टेंट जिधर एंगल बनता है, एक एफ को, ये कितना फोर्स लगाएगा इस पे एफ सी डी कॉस 45, क्योंकि ये कितने डिग्री पे है अपना 90 डिग्री पे है, तो 90 डिग्री पे इसका रिजल्टेंट इस तरफ निकलेगा बीडी का, जो थर्ड वाले का, तो ये हो गया एफ बी डी, इसको डायरेक्ट लिख देंगे, और ये एफ ऊपर वाली लाइन का आएगा तो एफ ए डी कॉस 45 और एफ ए बी कॉस 45। कॉस को ले रहे हैं, एंगल बनता है बताता है वेक्टर कंपोनेंट में, वहां पर वो आता है, तो ये एफ ए बी का फोर्स निकाल लिया, ये ए स्क्वायर का, और ये एफ बी डी का फोर्स निकाल लिया। ठीक है, तो टोटल फोर्स कितना निकालेंगे, देखो टोटल फोर्स है एफ सी डी कॉस 45, एफ ए डी कॉस 45 और डायरेक्ट बी डी का, तो एफ बी डी का ये हो गया, तो एफ बी डी का डायरेक्ट कितना आ गया के क्यू अपॉन में 2a स्क्वायर। फिर इसके बाद में एफ सी डी का फोर्स कितना था, वो था के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, यही तो था,
बट साथ में cos 45 है, और cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो 1/√2 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन में √2a का स्क्वायर। यहां पर भी सिमिलर चीज बनेगी, देखो क्या कॉमन आ रहा है, के क्यू अपॉन में a स्क्वायर, के क्यू अपॉन, यहाँ कितना बच गया 1/√2, यहाँ पर भी 1/√2, यहाँ पर 1/2, इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, और सोल्व करेंगे तो अपने पास कुछ ये वैल्यू निकल के आएगी, क्या आएगा, के क्यू 1/√2 यही था, और उस 1/2 को अपन ने क्या लिख दिया, √2 इंटू √2 लिख दिया यहां से, तो ये 1/√2, ये 1/√2, ये 1/√2, यहां से क्या ले लिया कॉमन, तो ये 1/√2 कॉमन, अंदर कितना बच गया, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर भी 1 बचेगा, और यहाँ पर 1/√2 बचेगा, तो 1 + 1 2, और प्लस में कितना हो गया 1/√2, तो यही नेट फोर्स बनेगा उस कॉर्नर्स वाले फोर्स पे। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये अपना इलेक्ट्रिक क्या था, फोर्स था, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड था न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अगर अपन बात करें नई टॉपिक्स की, तो वो है अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, देखो एक सिस्टम होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसमें दो चार्ज होंगे इक्वल मैग्नीट्यूड के, बट उनके नेचर क्या रहेंगे, अपोजिट रहेंगे, उनको किसी डिस्टेंस पर अपन रख देते हैं, तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाएगा अपना डाइपोल। देखो द टू पेयर ऑफ द चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, एंड अपोजिट इन द नेचर, यानी कि एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, प्लेस्ड एट द स्मॉल डिस्टेंस, किसी एक स्मॉल डिस्टेंस पर रख देते हैं, इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये इस बार एग्जाम में भी आई है, डेफिनेशन ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की इस बार आई थी ये वाली, ठीक है। तो ये ऐसा कोई सिस्टम बनेगा, देखो एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डिस्टेंस दोनों की अपोजिट है, और कुछ डिस्टेंस पे मान लेते हैं अपन, कुछ डिस्टेंस पे रख दिया इसको, एक्स मान लो, अभी तो कुछ भी मान लो, अभी आगे बताएंगे डिस्टेंस तो कितनी होती है, बट एक्स पे, तो ये जो सिस्टम बनेगा ना, ये सिस्टम होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसी के साथ अगर मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन कर दूं, तो ये माइनस क्यू, देखो ये अपना प्लस क्यू है, और दोनों को कितने डिस्टेंस पे रखा है, 2a डिस्टेंस पे। ये 2a लेने का रीजन है ताकि हाफ हाफ करेंगे तो a/2, x भी ले सकते हो, 2x भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डाइपोल क्या होगा, डाइपोल मोमेंट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस इट्स डिस्टेंस, इसका मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट ले लूं मैं, ये ले लिया मैंने प्रोडक्ट, और किसके साथ, डिस्टेंस के साथ, यानी कि p इक्वल टू क्या हो जाएगा, q इंटू में 2a, यानी कि चार्ज के मैग्नीट्यूड को अगर मैं उसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मेरे पास क्या निकल कर आता है, दैट विल बी डाइपोल मोमेंट निकल के आएगा। आई बात समझ में, तो प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस विद इट्स डिस्टेंस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, रिप्रेजेंटेड बाय p, और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, p से, तो ये हो गया q इंटू कितना हो गया 2a, और यूनिट निकाल सकते हो, चार्ज की यूनिट कूलाम होती है, 2a डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है, तो ये कूलाम इंटू, और इसी कूलाम इंटू मीटर को क्या कहा जाता है, दैट विल बी डी बाई, क्या कहा जाता है, डी बाई। एक साइंटिस्ट था जिसने अपनी थ्योरी पे काम किया, ठीक है। तो ये होता है अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है यहां पर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, तो थोड़ा सा आगे और डिफाइन कर रखा है, एक डिबाई इक्वल टू 3.3 इंटू 10⁻⁻30 कुलाम इंटू मीटर होता है। भाई डिबाई बड़ी यूनिट होती है तो उसमें कुलाम इंटू मीटर जाएगा, और डायमेंशन तुम निकाल ही सकते हो कुलाम इंटू मीटर से। कुलाम की क्या होती है, A1 T1 इंटू मीटर की क्या होती है, L1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपनी डायमेंशन। डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ये आता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव टू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, necessary condition of the electric dipole moment is the center of the both charges is the different। भाई सीधी सी बात है, एक प्लस लिया था एक माइनस लिया था, और दोनों को ही कुछ डिस्टेंस पे रखना है, और कुछ डिस्टेंस पे रखेंगे मतलब दोनों के सेंटर तो एक पॉइंट पे आ नहीं सकते, और दोनों के सेंटर एक पॉइंट पे आ गए, उसका डाइपोल मोमेंट ही जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो नेसेसरी कंडीशन है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव दोनों का सेंटर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, ये एक नेसेसरी कंडीशन होती है डाइपोल मोमेंट बनाने के लिए। अगर अपन बात करें, देखो देखो अगर मैं मोनोएटॉमिक की बात करता हूं, मोनोएटॉमिक में सिंगल एटम होता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम। भाई एक एटम कैसे डायपोल बनाएगा, उसके लिए कितनी चाहिए, दो चाहिए, तो इनका डायपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है, ठीक बात है। दूसरी बात, डायटोमिक की बात कर लेता हूं मैं। अब डायटोमिक में भी दो केस है,
दो जिसमें सेम नेचर होगा और एक अपोजिट नेचर होगा। सेम नेचर जैसे H2 हो गया, अब H2 क्या डायपोल बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। H पे भी प्लस है और दूसरे वाले H पे भी प्लस है, बट डायपोल बनाने के लिए क्या चाहिए अपने को? एक पे प्लस चाहिए, एक पे माइनस चाहिए। तो दो सेम मॉलिक्यूल्स या सेम नेचर के एटम डायपोल मोमेंट क्रिएट नहीं कर सकते, इनका डायपोल मोमेंट भी जीरो होगा। और अपोजिट नेचर होगा जैसे HCl है, ये बनाएगा। एक H पे H है, एक पे Cl है, एक पे प्लस है, एक पे माइनस है, दोनों के सेंटर भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे, तो डायपोल मोमेंट बनाएंगे। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। तो ध्यान देना, जिनका डायपोल मोमेंट जीरो होता है ऐसे एटम को अपन क्या बोलते हैं? नॉन पोलर एटम कहा जाता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे एटम्स जिनका डायपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो, इज कॉल्ड द नॉन पोलर एटम। दूसरी बात, जिनका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है उनको अपन कहते हैं दैट विल बी कॉल्ड द पोलर एटम्स। क्या कहते हैं उसको अपन? पोलर एटम कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि क्या डायपोल्स के लिए क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये अपना डायपोल का थ्योरेटिकल पार्ट। अब आती है अपनी डायपोल की डेरिवेशन, ठीक है। और ये अपन करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो यहां तक पढ़ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना एंड इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ना, जो न्यूमेरिकल कराए उनको दोबारा प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो वो उससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। पढ़ना, रिवाइज करना, फिर अपन कल स्टार्ट करते हैं इसकी डेरिवेशन। थैंक यू।